बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में असिस्टेंट का एग्जाम हुआ है, ये डिस्कस करेंगे हम। बड़े जो पेपर हो रहे हैं ये ज़रूर पढ़ के जाएं। जिन लोगों ने आगे चल के पेपर देने हैं वो ज़रूर तैयार करके जाएं। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। डिस्कस करते हैं हम पेपर। बेटा जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, इससे पहले के जो बेटा 10 क्वेश्चन थे, 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये आपके मोटरवे के हवाले से या जो असिस्टेंट की जॉब डिस्क्रिप्शन होती है उसके हवाले से थे, ये आप छोड़ सकते हैं। इसमें आप ये देखें कंट्रोल+Y का क्वेश्चन था हमारे पास। ये किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ये रीडू के लिए। एक होता है हमारे पास कंट्रोल+Y, एक होता है कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z जो होगा ये हमारे पास होता है अनडू के लिए। आपने एक काम किया है, गलत हो गया, उसे आपने खत्म करना है, एक स्टेप पीछे जाना है, अनडू करना है, कंट्रोल+Z। रीडू होता है हमारे पास आपने एक काम किया है, आप उसे बार बार करना चाहते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल+Y की शॉर्टकट की यूज करेंगे। रीडू द प्रीवियस अनडन एक्शन, जो होगा पिछला जो एक्शन था जो आपने किया है उसी को आप क्या करेंगे? बार बार करना चाहेंगे, रीडू करना चाहेंगे, तो आप क्या करेंगे जी? उसे कंट्रोल+Y की शॉर्टकट की यूज करेंगे। नेक्स्ट बेटा पूछा गया हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोटरवे? कौन सी मोटरवे नहीं है? M2 भी मोटरवे है, M8 भी मोटरवे है, M9 भी मोटरवे है। तो जो N5 है ना जी, यहाँ से आपको N से आइडिया और नेशनल हाईवे तो ये हो सकती है, लेकिन ये मोटरवे नहीं हो सकती। मोटरवे के साथ आपके पास M लगा होगा, तो N5 जो है ये मोटरवे नहीं है। उसके बाद हमारे पास अदर कैजुअल ड्यूटीज असाइन टू एन असिस्टेंट। असिस्टेंट को और कौन सी ड्यूटी दी जा सकती है? तो सारी ड्यूटी। टेकिंग डायरेक्शन भी दी जा सकती है, मेंटेनिंग अ डायरी रजिस्टर ये भी हो सकती है। उसके बाद पुटिंग अप अ रूटीन रिमाइंडर टू द सीनियर ऑफिसर, ये भी उसकी ड्यूटी हो सकती है, दी जा सकती है। ऑल ऑफ अबव इसका बेटा सही आंसर होगा, ये इसका सही आंसर होगा। असिस्टेंट की ड्यूटीज यही होती है। द टर्म DFA स्टैंड फॉर, DFA होता है बेटा ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल यही उसने बनाना होता है। असिस्टेंट का काम यही होता है, नोटिंग, ड्राफ्टिंग और ये सारा काम करना होता है असिस्टेंट ने। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास बेटा क्वेश्चन जो है 15 है, हु सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमीडिएटली आफ्टर द कंट्री इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान की आज़ादी के बाद सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बना पाकिस्तान का, उसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में पूछना चाह रहा है। तो वो लियाकत अली खान साहब ही थे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के। Which Prime Minister of Pakistan was the first woman to the head of government of Muslim majority country? इसमें पूछा यह गया है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बारे में बात हो रही है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो थी पाकिस्तान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी और मुस्लिम दुनिया की भी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी। तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है ना, ये इनका सही आंसर होगा। K2 के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जो K2 है ये जो ना सेकंड हाईएस्ट पीक है दुनिया की, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये बड़ा GB के अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन स्टेटमेंट में थोड़ी सी उसने मिस्टेक की है। कौन से प्रोविंस में है पाकिस्तान के? तो पाकिस्तान के प्रोविंस 4 ही हैं बेटा। GB जो है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का प्रोविंस नहीं है, बल्कि वो क्या ऑटोनोमस बॉडी है, आप इस तरह से कह सकते हैं। तो वो सूबा नहीं है, उसे हमने डिक्लेयर किया, प्रोविंस या नहीं आना चाहिए था। आंसर इसका यही होगा, गिलगित बल्तिस्तान होगा। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, विच डॉक्यूमेंट सर्व एज द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर पाकिस्तान बिफोर द अडॉप्शन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का पहला बनाया जा रहा था उसके लिए जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट था वो कौन सा समझा जाता है? बड़ा इसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था करारदाद मकासद, जिसे हमने कहा था 1949 में ये बनाई गई थी, सारा फ्रेमवर्क बनाया था कि जो भी मुल्क में कानून बनेगा वो ये जो करारदाद मकासद हैं उसको सामने रख के बनाया जाएगा। वो एक मेन डॉक्यूमेंट होगा जिसके मुखालिफ या खिलाफ, मतलब खिलाफ कोई बात भी नहीं होगी। उसके बाद क्वेश्चन 19, हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? तो इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जो कानून चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, 1973 का कानून है और उसमें 280 आर्टिकल है बेटा। कितने आर्टिकल है उसमें? 280 आर्टिकल है। आगे क्वेश्चन है जी, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पास द लाहौर रेजोल्यूशन इन पाकिस्तान डिमांड। तो 1940 के अंदर जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन हुई थी या लाहौर रेजोल्यूशन हुई थी लाहौर में, मंडो पार्क में, तो वहां पे मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड किया था? तो मुस्लिम लीग ने एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट को डिमांड किया था। इन्होंने कहा था कि हमारे जो सिंध पंजाब सरहदी इलाके हैं यहाँ पे एक अलग मुसलमानों की रियासत होनी चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन ठीक होगा, सेपरेट मुस्लिम स्टेट उन्होंने डिमांड की थी। आगे चलते हैं जी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बना था 30 सितंबर 1947 को। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान मेंबर बना था। एक वोट हमारे खिलाफ पड़ा था, अफगानिस्तान ने हमारे खिलाफ वोट दिया था। ये भी सवाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ताशकंद एग्रीमेंट ऑफ पीस ट्रीटी बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान वाज साइंड इन। जो ताशकंद एग्रीमेंट था बेटा, ये 1966 में हुआ था। 1965 की जो वार थी उसका जो इख्तिताम हुआ था वो ताशकंद एग्रीमेंट पे हुआ था। इंडिया में और पाकिस्तान के दरमियान में ताशकंद में क्या हुआ था, मुआहदा हुआ था। वहां पे पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान साहब थे और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री था। ये सवाल भी पूछे गए हैं। तो ये जो ना तकरीबन 10 जनवरी की डेट थी मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 1966 को ये मुआहदा हुआ था, 65 की जंग के बाद। और फॉरेन मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया था कि जी हम जीती हुई जंग टेबल पे हारने जा रहे हैं। फिर भुट्टो साहब जब लाहौर आए तो उनका बड़ा इस्तकबाल किया था लोगों ने। उस वक्त रशिया का प्रेशर था हमारे पर, अमेरिका का रशिया का प्रेशर था, इसलिए हमने वो करना पड़ा था। आगे क्वेश्चन है जी हमारे पास, पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो बेटा ये ऑफिशियली जो लॉन्च किया गया था 2015 में किया गया था। इसका जो सही आंसर होगा 2015 होगा। 2014 पिशावर स्कूल मैसेज के बारे में पूछा गया कि इसमें कौन से स्कूल को टारगेट किया गया था। तो बेटा इसके अंदर आपको पता है एपीएस हुआ था। क्या हुआ था 2014 में? एपीएस। इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो 16 दिसंबर 2014 है। तो इसमें क्या हुआ था जी, एपीएस पे अटैक हुआ था। आर्मी पब्लिक स्कूल, एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर अटैक किया था, जिसमें सैकड़ों के हिसाब से बच्चों को शहीद कर दिया गया था। उसके बाद फिर हमने ये सारे ऑपरेशन शुरू किए थे। चले जी नेक्स्ट है जी हमारे पास, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बेटा बनी थी, ये बनी थी आपकी 1906 के अंदर 30 दिसंबर 1906 के अंदर नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका, उनके घर पे ये मीटिंग हुई थी। और वहां पे जो थे ना क्या हुआ था जी, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई थी। किसकी बुनियाद रखी गई बेटा? मुस्लिम लीग की बुनियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये तो हो गया। जलियांवाला बाग के बारे में सवाल है। जलियांवाला बाग जो है ये कहाँ पे है बेटा? अमृतसर में है। ये अमृतसर में ही है। वेयर ब्रिटिश ट्रूप्स फायर ऑन पीसफुल गैदरिंग अकर्ड इन विच ईयर। तो हुआ क्या था? जनरल डायर मौजूद थे, ये भी सवाल बनाए। जनरल डायर ने क्या किया था जी, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उस वक्त काला कानून जो आया हुआ था उसके खिलाफ, रोडेट एक्ट जो था, तो उसके ऊपर इसने फायर कर दी, गोली चला दी और तकरीबन 379 लोगों को शहीद कर दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। तो ये जो वाकया हुआ था ये बेटा हुआ था 1919 को ये वाकया हुआ था। 13 अप्रैल थी, एग्जैक्ट डेट दिखेंगे तो 13 अप्रैल बैसाखी का टाइम था। क्या आपको हर साल पाकिस्तान में आज भी बैसाखी का मेला कब लगता है? 13 अप्रैल को लगता है। तो 13 अप्रैल 1919 को ये वाकया हुआ था। 1200 के करीब लोग जो थे वो जख्मी हो गए थे। इन विच लैंग्वेज इन पाकिस्तान नेशनल एंथम रिटर्न। तो नेशनल एंथम जो हमारा लिखा गया, पाकिस्तान का जो कौमी तराना लिखा गया बेटा, वो कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन में है, हमारा फारसी जबान में है। पाकिस्तान बिकम मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान WTO का मेंबर बना था 1995 में, फाउंडिंग मेंबर में से है पाकिस्तान इसका। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट। तो पाकिस्तान कह रहा हूँ, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसमें कोई सहरा नहीं है, डेजर्ट नहीं है? यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है, यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। द स्टिक विच इज यूज्ड टू हिट द बॉल इन गोल्फ इज कॉल्ड, गोल्फ क्लब कहेंगे इसे हम, क्लब होता है बेटा, गोल्फ क्लब होगा ये हमारे पास। ठीक हो गया जी, ये जीके के सवाल है हमारे पास, ये जीके के सवाल है। आगे है जी हमारे पास, वर्ल्ड लार्जेस्ट बर्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा जो परिंदा है बेटा वो हमारे पास कौन सा है? वो हमारे पास बेटा ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच याद रखिएगा, ऑस्ट्रिच आपका जो शुतुरमुर्ग है, कॉमन ऑस्ट्रिच जो है दुनिया का सबसे बड़ा परिंदा है, जो उड़ भी नहीं सकता। इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा अंडा है इसका। और ये वो परिंदा है जिसकी जो आंख का साइज है इसके दिमाग के साइज से बड़ा होता है। ये सवाल भी बना है। यूएसए की रियासतों के बारे में पूछा गया, जो 50 रियासतें हैं यूएसए की। व्हाट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग मैमल। जो दुनिया का सबसे बड़ा मैमल है बेटा वो हमारे पास वेल है। ब्लू वेल जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्या है जी हमारे पास? मैमल है। मैमल क्या होता है? मैमल ऐसा आप जानवर को कहेंगे जो क्या करता है? दूध देता है, बच्चे देता है और अपने बच्चों को दूध पिलाता है। आगे जी, विच कंट्री हैज 3 कैपिटल। तो कौन सा मुल्क है जिसके 3 कैपिटल हैं? तो साउथ अफ्रीका के बेटा 3 कैपिटल हमारे पास। साउथ अफ्रीका के हमारे पास
तीन कैपिटल है, तो हमारे पास केप टाउन है, दूसरा हमारे पास प्रिटोरिया है और तीसरा भी एक है। तो तीन कैपिटल है बेटा, बाकी सबके एक एक है। द डॉक्टर हु ट्रीट चिल्ड्रन इज कॉल्ड पेडिस, हाँ पेडियाट्रिशियन। ये जो है ना, ये क्या कहलाता है, ये जो बच्चों का इलाज करता है। पैडल बच्चे आपको पता है ऐसा ऐसा चलते हैं छोटे छोटे पैदल पाँव के साथ, तो उससे आप याद रख सकते हैं। जीटी रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, जीटी रोड जो है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपसे पूछा जाएगा किसने बनाई थी। मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी पिछले लेक्चर के ऊपर मैंने ये बताया हुआ था, मेंशन किया था उसमें। तो शेरशाह सूरी साहब ने बनाया था बेटा, शेरशाह सूरी साहब ने बनाई थी जीटी रोड। इसके बारे में सवाल बनता है पिछले पेपर में, जीटी रोड का एब्रिविएशन पूछा हुआ था, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में, एडीबी के बारे में पूछा गया, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये 1966 में बना था, 1966 में ये बना था। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला आपको था फिलिपाइन है, फिलिपीन के अंदर इसका, फिलिपीन का हेडक्वार्टर भी मनीला है और एडीबी का हेडक्वार्टर भी मनीला है। ठीक हो गया जी, एडीबी क्लियर हो गया आपको। 68 इसके मेंबर कंट्रीज हैं। एशिया के डेवलपमेंट के लिए पैसे देता है। पाकिस्तान ने भी इससे कुछ पैसे लिए हुए हैं डैम शैम बनाने के लिए। नेल्सन मंडेला के बारे में पूछा गया, इसे नोबेल प्राइज कब दिया गया था। नेल्सन मंडेला वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 1993 में, 1993 में इसे नोबेल प्राइज दिया गया नेल्सन मंडेला को। इसके ऊपर अलग से मैंने लेक्चर बनाया हुआ है नेल्सन मंडेला के ऊपर, पूरी हिस्ट्री बताई हुई है, चैनल पे पड़ा है मेरा। द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, तो ये बेटा यूएसए और कनाडा के दरमियान में, कनाडा और यूएसए के दरमियान में दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर मौजूद है, तकरीबन 9000 किलोमीटर के करीब है, राउंड अबाउट ये लेंथ बनती है। कनाडा और यूएसए के दरमियान में जो बॉर्डर है उसे क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर है, लैंड फ्रंटियर भी कभी कभी कहेगा। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है हमारे पास, 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ यूके प्राइम मिनिस्टर। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर होगा, जो उसकी ऑफिशियल रेजिडेंस होगी बेटा, वो क्या कहलाती है हमारे पास, 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहेंगे इसे। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड ऑन, तो 9 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है एंटी करप्शन डे, और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, आपको पता है। हु इज नोन एज द पोएट ऑफ नेचर, द पोएट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है बेटा। ये विलियम वर्ड्सवर्थ साहब जो हैं ये पोएट ऑफ नेचर थे, नेचर के बारे में लिखा है इन्होंने, बहुत जबरदस्त। इधर सना आर, इंग्लिश शुरू हो गई अब, इधर सना आर हर फ्रेंड्स डैश प्रेजेंट हियर, तो इधर आर है बेटा, इधर के साथ आर है, इनमें कॉम्बिनेशन जब होता है तो फिर हम सेकंड जो सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक हम वर्ब लगाते हैं, ये रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो फ्रेंड्स है जमा है तो यहाँ पे वर आएगा, हमें हमारे पास क्या आएगा, वर आएगा। इधर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, इन केस के अंदर हम देखते हैं जो सेकंड सब्जेक्ट होता है, देखिए कॉम्बिनेशन में आया नहीं है, फिर हमने सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से क्या करना होता है, वर्ब लगाना होता है, तो वर आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, ट्रांसलेट दिस पैसेज डैश इंग्लिश, तो इनटू इंग्लिश, इनटू इंग्लिश। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, बोथ पार्टीज मस्ट अडहेयर, अडहेयर टू बेटा फिक्स प्रीपोजिशन है, अडहेयर के साथ हमेशा टू आएगा, अडहेयर टू आएगा, किसी के साथ चिपक जाना, चिपक जाना, अडहेयर टू। आई एम अलार्म्ड एट, अलार्म्ड के साथ हमेशा एट आएगा, एट हिज डेथ। ही इज अवर्स टू हार्ड वर्क, मतलब वो मेहनत के जो काम है उससे दूर भागता है। अवर्स का मतलब होता है अवर्स टू, दूर भागना। He is averse to, टू इसका सही आंसर आएगा बेटा। अगर आई एम डैश श्योर ऑफ इट एज यू आर, आई एम एज श्योर, एज का कॉम्बिनेशन है, एज और एज का कॉम्बिनेशन है। आई एम एज श्योर ऑफ इट एज यू आर, मैं उतना ही यकीन रखता हूं इस बात में जितना कि आप रखते हैं। डैश द नाइट मिस्टीरियस क्रिएचर्स प्राउल, इन द नाइट्स, रात में, इन द नाइट्स बेटा, इन द नाइट्स रात में, मिस्टीरियस क्रिएचर मतलब ये भूत छूत होते हैं, जो खास किस्म की मखलूक होती है, रात को क्या करती है, क्राउड निकली होती है बारिश तरह से, वो कह रहे हैं। ठीक हो गया जी, इन द नाइट आएगा यहाँ पे हमारे पास, इन ठीक होगा। आगे चलते हैं, आगे जी हमारे पास द सिनोनिम ऑफ प्यूराइल, प्यूराइल का जो सिनोनिम है बेटा इमेच्योर है, इमेच्योर जो अभी मैच्योर ना हुआ हो, मतलब भी यही है इसका, और सिनोनिम भी यही है। आगे जी हमारे पास सिनोनिम ऑफ बेंचमार्क, बेंचमार्क होता है ट्रेड नेम जो होता है किसी का, रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। होप इज टू अस्पायर एंड फिब इज टू लाई, इसका फिब इज टू लाई होगा बेटा। होप होता है उम्मीद, अस्पायर होता है ख्वाहिश,
फिब का मतलब झूठ, लाई का मतलब झूठ, और फिब का होता है झूठ बोलना। तो यही इसका कॉम्बिनेशन बेटा बेहतर रहेगा यहाँ पे। समथिंग विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू इज नोन एज, कोई ऐसी चीज जिसमें से आप देख सकें बाहर, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट कहलाती है। ट्रांसपेरेंट चीज में से आप देख सकते हैं। ओपेक का मतलब भी धुंधला होता है, एम्बिगुअस का मतलब भी धुंधला होता है, इनका मतलब जिसमें से आप बाहर नहीं देख सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास ट्रांसपेरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉप और डीम मीन, ड्रॉप और डीम का मतलब क्या है? इसका मतलब टू बी एन इन्फॉर्मेंट, मतलब अपने जो अथॉरिटी है उन्हें किसी गलत काम के बारे में इंफॉर्मेशन देना, क्लू देना या इंफॉर्मेशन देना। ड्रॉप और डीम, टू बी इन्फॉर्मेंट, ये इसका सही आंसर होगा। नेवर नेवर लैंड, नेवर नेवर लैंड का मतलब है आइडियल लैंड। इसका मतलब क्या होगा? एन आइडियल प्लेस, आइडियल लैंड। मस्जिद किबलतैन इस्लाम में आज शुरू हो गई। अब मस्जिद किबलतैन इज, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में, पिछले पेपर में सवाल ये पूछा गया था कि जी बताएं जो किबला चेंज किया मुसलमानों ने, ये कौन सी नमाज में किया? जोहर की नमाज में किया था। वहीं मैंने आपको बताया था जिस मस्जिद में चेंज हुआ था, मस्जिद का नाम है मस्जिद किबलतैन, और वो कहाँ है? मदीना में है। वो कहाँ पे है बेटा? मदीना के अंदर। जो हिजरत के बाद के वाक़यात थे सारे मदीना में जो हो रहे थे। इन हज स्टोनिंग द शैतान इज कॉल्ड, शैतान का जो पत्थर मारने का जो काम है इसे क्या कहते हैं? हम इस्तलाम कहेंगे। इस्तलाम, इस्लाम, इस्लाम होता है किससे ना? हिजर अस्वद। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो होगा हमारे पास रमी। रमी, पत्थर मारना रमी होता है। पत्थर मारना जो क्या होगा जी? रमी। और इस्तलाम होता है जब आप क्या करते हैं? इस्तलाम, हिजर अस्वद को जब आप किस बोसा देते हैं। सही होता है जो आप सफ़ा और मरवा के दरमियान में भागते हैं। तवाफ होता है खाना काबा के बाद जो चक्कर लगाते हैं आप, जो 7 चक्कर लगाने होते हैं, वो क्या होता है? आपका तवाफ होता है। ठीक हो गया जी। द फर्स्ट उमैयाद कैलिफ वाज, तो पहला बनु उमैया का जो खलीफा था उसके बारे में पूछा गया है। पहले जो खलीफा थे बेटा हज़रत अमीर मुआविया साहब थे। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहब जो थे पहले उमैया डायनेस्टी के क्या थे जी? खलीफा थे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, Who was the relation between Prophet मूसा और Prophet हारून? तो हज़रत मूसा और हज़रत हारून के बारे में जो है क्या रिलेशन था? दोनों भाई थे। हज़रत मूसा और हज़रत हारून क्या थे बेटा? दोनों भाई थे आपस में, ब्रदर्स कहेंगे उसे हम। डैश मुस्लिम फॉट इन द बैटल ऑफ गज़वा बदर, गज़वा बदर में आपको 313 मुसलमान थे। डॉक्टर ऑफ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हु वाज मैरिड टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम हज़रत हफ्सा था। हज़रत हफ्सा जो थे नबी पाक की बेगम थी, जो कि हज़रत उमर फारूक की क्या थी? बेटी थी। दफन पर नमाज जनाजा क्या है? नमाज जनाजा बेटा क्या है? फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब ये होता है एक बस्ती पूरी है, उसमें से एक बंदा चला गया नमाज जनाजे में, सबकी तरफ से हो गया, फ़र्ज़ किफ़ाया है ये। उशर यानी इस्लाम है। उशर बेटा क्या होता है? एग्रीकल्चर के ऊपर होता है। एक बड़ा 10 हिस्सा होता है किसका? एग्रीकल्चर का। फिर इसके आगे चल के डिवाइड है कि जो है ना जी इरीगेशन की जो ज़मीन है उसके लिए और है, जो नेचुरल तौर से पे हो, जो आर्टिफिशियल वे से करें उसका और है। तो यहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चर के ऊपर क्या होता है? टैक्स होता है 1/10। ये आंसर इसका ठीक होगा। वो लीड द मुस्लिम इन द बैटल ऑफ यरमुक, जंग यरमुक में मुसलमानों को किसने लीड किया था? तो खालिद इब्न वलीद साहब थे जी। खालिद इब्न वलीद साहब ने लीड किया जंग यरमुक के अंदर। ये रूमियों के खिलाफ जंग थी। ये भी पूछा जा सकता है जंग यरमुक किसके खिलाफ थी? रूमियों के खिलाफ थी, रोमन एम्पायर के खिलाफ थी। यरमुक रिवर पे लड़ी गई थी ये। आगे एजुकेशन हमारे पास, विच सूरा ऑफ कुरान इज नोन एज सूरा ऑफ पेशेंस? सूरा ऑफ पेशेंस में बेटा मुझे तो सूरा अल बकरा मिला है। यहाँ पे इनमें से जो बेहतर ऑप्शन है बेटा सूरा यूसुफ हो सकता है, लेकिन इसे आपने काउंटर चेक करना है। इसे आपने क्या करना है बेटा? काउंटर चेक करना है। मेरे हिसाब से सूरा यूसुफ है यहाँ से दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से, तो आपने इसे काउंटर जरूर चेक जरूर करना है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट फ्रॉम मक्का टू मदीना इन विच ईयर? मक्का से मदीना मुसलमान जो नबी पाक थे वो हिजरत करके गए थे कौन से साल में? 622 सीई में। सीई और एडी एक ही बात होती है। 622 एडी जो है हिजरत का साल है। व्हाट डज क़ियास मीन इन इस्लाम? इस्लाम में क़ियास का क्या मतलब है? क़ियास का मतलब होता है रीजनिंग बाय एनालॉजी। कोई ऐसा मसला पेश हो गया जिसके बारे में कुरान और सुन्नत में कोई डायरेक्शन नहीं है, तो फिर क्या करते हैं जी? रीजनिंग देखते हैं, रीजनिंग बाय एनालॉजी इसका सही आंसर होगा। क़ियास क्या नहीं आप इसे, वो इजमा इत्तेहाद ये जो चीज़ें होती हैं सारी जो बेसिक प्रिंसिपल है आप कह सकते हैं कि उसके। इन विच इस्लामिक बैटल एंजल्स हेल्प द मुस्लिम? कौन सी जंग थी जिसमें फरिश्तों ने मुसलमानों की हेल्प की थी? वो जंगे बदर थी। जंगे बदर थी। 1000 फरिश्ते के साथ अल्लाह पाक ने क्या की थी जी? मुसलमानों की मदद की थी।
आखिरी क्वेश्चन विच खलीफा राशिद अनाउंस द वार अगेंस्ट द पीपल हु वर अनविलिंग टू पे ज़कात। तो ज़कात देने से जिन लोगों ने इनकार किया था उनके खिलाफ जंग हजरत अबू बकर सिद्दीक साहब ने की थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया था, उनके खिलाफ जंग लड़ी थी। और इसी तरह से जिन लोगों ने झूठे नबी होने का दावा किया था उनके खिलाफ भी जंग अबू बकर सिद्दीक साहब ने ही लड़ी थी। ये बेटा आपका पेपर था, इसे जरूर करके जाएं। इसके मिलते जुलते क्वेश्चन कहीं से आपको और इसे सर्च करके देख लिया करें, वो भी जरूर करके जाएं ताकि आप जब पेपर में जाएं तो आपको उसका फायदा हो। उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपको मैं समझा पाया हूँगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।